हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों का 26 अप्रैल से एग्ज़ामिनेशन है 10th का। उसमें लगभग मैं एक एक करके जितने भी टॉपिक है वो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। जैसे आज मैं आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो 4 है, वैश्वीकरण, वो मैं लेके आया हूँ। तो वैश्वीकरण का मतलब पहले आप समझ जाइए। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि वैश्वी मतलब विश्व, एकीकरण यानी विश्व को एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। ये विश्व को हम एक कैसे करेंगे? ये अभी आपको लग रहा होगा जो ये कैसे जो है सो सर बोल रहे हैं कि विश्व को एक कैसे करेंगे। तो एक करने का बहुत सारे तरीके हैं, तभी जाके तो हम वैश्वीकरण उसे कहते हैं। तो जैसे आप ये देख लीजिए कि जैसे आप 20वीं शताब्दी से पहले लेके आइए, हमारे बाज़ार में जितने भी सामान था लिमिटेड सामान था, लेकिन आज के समय में यदि आप उसको तुलना कीजिए तो वो आपका कई गुना जो है सो आपके सामने में ऑप्शन आ गया कि मैं ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये खरीदूं। जैसे एक छोटा से छोटा पेन को ही ले लीजिए। यदि आप पेन खरीदना चाहते हैं तो आज पेन के आपके सामने इतना ऑप्शन आ चुका है कि आप मार्केट में जब जाते हैं तो आपको लगता है कि कौन सा पेन हम खरीदें, जो पहले नहीं था। जैसे पहले आप गाड़ी की बात कर लीजिए, जैसे पहले गाड़ी आपको सड़क पर कौन सा मिलता था? जैसे फिएट कार मिलती थी, मारुति कार मिलती थी। लेकिन आज के डेट में आप ये देखिए कि आपके पास कितने ऑप्शन हो गए। आखिर ये कैसे आया? ये वैश्वीकरण के कारण आया। वैश्वीकरण क्या है कि एक देश की जो पूंजी होती है, एक देश की जो श्रम होता है, एक देश का संसाधन होता है, वो दूसरे देश में क्या होता है? वो संसाधन, वो पूंजी, वो आपका जो भी अर्थव्यवस्था है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? दूसरे देश में निवेश हो जाते हैं। और दूसरे देश का पूंजी, श्रम, संसाधन, अर्थव्यवस्था की जो भी पहलू है, सारे हमारे देश में आके क्या होता है? निवेश हो जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में एक देश का संसाधन, पूंजी, श्रम दूसरे देश में निवेश हो जाए और दूसरे देश का पूंजी, श्रम, संसाधन हमारे देश में निवेश हो जाए। इस प्रकार इसी को हम कहेंगे वैश्वीकरण। अर्थात वैश्वीकरण में पूरे विश्व एक दूसरे से जुड़ जाता है। आपको इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि वैश्वीकरण में कैसे देश एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाते हैं, इसके कौन कौन से पहलू हैं। तो सबसे पहला, मैं तो आपको एनसीईआरटी, मैं आपको पहले भी बार बार कह रहा था, आप एनसीईआरटी को बेस लेके चलो, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपका छूटेगा नहीं। जैसे मैं एनसीईआरटी बेस लेके चल रहा हूं, जैसे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वैश्वीकरण का थोड़ा बहुत मैं आपको डिफाइन किया हूं। अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब क्या है कि पहले जो हमारे देश का उत्पादन होता था वो दूसरे देश में जो हम उसे निर्यात करते थे वो सेलेक्टेड आइटम था। जैसे कच्चा माल था, जैसे उत्पादन की कुछ सामग्री होती थी, उसे बस लिमिटेड आइटम को हम क्या करते थे? दूसरे देश में हम निर्यात करते थे। उसी को कहा गया यहाँ पे अंतर्देशीय उत्पादन। लेकिन आज के समय में ये ऐसा नहीं है। आज के समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के कारण आज के समय में मैं पूरे विश्व में मेरा देश छाया हुआ है, दूसरे देश पूरे विश्व में छाया हुआ है। उसका एक ही कारण है, वैश्वीकरण।
दूसरा पॉइंट आपका यहां पे है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। बहुराष्ट्रीय कंपनी पहले कहते किसे हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसका स्वामित्व और उत्पादन पर नियंत्रण एक से अधिक देशों में होता है, उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी कंपनी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसका नियंत्रण क्या होता है? एक से अधिक देशों में होता है, उसी को कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अपने देश में भी बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी हो चुके हैं, जैसे रैनबैक्सी, टाटा मोटर्स, सुंदरम, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी है जिसका नियंत्रण और उत्पादन पर नियंत्रण, स्वामित्व दूसरे देश में भी है, इसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो खास करके बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको वैश्वीकरण में प्रमुख योगदान दिया है। वो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है? अपनी उत्पादन, अपनी कच्चा माल कहीं और उत्पादन करके वहाँ पे कुछ जो है सो पुर्जे, पार्ट पुर्जे कहीं और बनाती है, और उसके बाद वो अपने देश में उसको क्या करता है? पूरे जो है सो आपका जो संसाधन होता है उसका यूटिलाइज करके सामान बनाकर उस छोटे छोटे पुर्जे से क्या करता है? वो जो है सो आपको एक अच्छा से अच्छा आइटम बना देता है। जैसे आप एक अमेरिका कंपनी का उदाहरण लीजिए, चीन में वो क्या करता है? चीन में जो है सो कंपनी को छोटे छोटे जो सामग्री है वो बनाने के लिए कहता है, और वहाँ पे उसको क्या किया जाता है? पूरे के पूरी टेलीविज़न हुआ, फ्रिज हुआ, ये सारे के सारे वो क्या करती है? बनाती है। इस प्रकार ये जो है सो आपका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के विस्तार में क्या करती है? महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, वैश्वीकरण का मतलब ही है विश्व भर में जो उत्पादन हो रही है वो सारे के सारे उत्पादन को एक दूसरे से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है? जैसे आप एक फोर्ड जो मोटर्स कंपनी है अमेरिका की, वो क्या की? सबसे पहले चेन्नई आया, चेन्नई में आके वो जो है सो फोर्ड कंपनी जो है सो अपना सारा का सारा यहाँ पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद कारें बनाई, उसके बाद अब बाजार में बेचा, यहाँ से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, बहुत सारे देशों में भारत से जो है सो क्या किया? वो बेचना आरंभ कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ? उत्पादन में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। बस एक फोर्ड कंपनी ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी भारत में स्थापित है जो यहाँ पे उत्पादन करता है, फिर उसको जो है सो क्या करता है? विश्व के बाजारों में बेचता है। भारत की भी कंपनी ऐसे करती है। ये जो है सो क्या करता है? पूरे उत्पादन को एक दूसरे से क्या किया जाता है? इसको जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण के कारण सारे के सारे विदेश में जितने भी व्यापार हो रहे हैं उसका क्या हुआ? आज के समय में एकीकरण हो गया, एक हो गया। कहने का मतलब ये है वहाँ की सामग्री हमारे देश में, हमारे देश की सामग्री उस देश में, उस देश की सामग्री तीसरे देश में, चौथे देश में, चौथे देश की सामग्री उस देश में। इस प्रकार क्या हुआ? एकीकरण, मतलब एक हो गया। ये सारे के सारे वैश्वीकरण का नतीजा है, जिसके कारण ये जो व्यापार है ये एक हो गया। व्यापार का नियमन मैं आगे बताऊंगा कि कौन करता है। जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, वो भी प्रमुख भूमिका निभाती है इस क्षेत्र में। उसके बाद भारत में चीन के खिलौने आर्थिक विकास की समझ। अब आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण हमारे साथ चीन का वैश्वीकरण है, मतलब समझौता है, हम लोग एक हो गए, जिसके कारण चीन का खिलौना क्या हुआ? भारत के बाजार में बिकना स्टार्ट हुआ। पहले क्या था? पहले लोगों के पास ऑप्शन सीमित था। भारत में जो खिलौने बनते थे बस वही खिलौने वो खरीद सकते थे, उनको कीमत ज़्यादा चुकाना पड़ता था। लेकिन चीन के खिलौने आ जाने से क्या हुआ? उसकी क्वालिटी भी अच्छे से अच्छी हो गया, और उसके बाद वो मार्केट में कम रेट में भी मिलने लगा। ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? लोगों के पास जो है सो ऑप्शन बढ़ गया। ये वैश्वीकरण के कारण हुआ। यदि वैश्वीकरण नहीं होता तो कभी भी चीन हमारे देश में आके खिलौने बेच नहीं सकता था। ये खिलौने बेचने का मतलब है कि उस देश के साथ हमारा क्या है? वैश्वीकरण है। हम लोग एक हो चुके हैं, जिस कारण हमारे देश की भी खिलौना वहाँ जाके बिकता है
और सामग्री भी वहाँ जाके बिकता है और वहाँ की सामग्री चीन के खिलौने यहाँ आके बिकते हैं। लोगों को चाहिए क्या? लोगों को बस ये चाहिए कि कम रेट में अच्छे से अच्छे चीज़ प्राप्त हो जाए। इसके लिए वैश्वीकरण होना जरूरी है। यदि लिमिटेड आइटम रहेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा और ग्राहक के पास तो ऑप्शन नहीं है कि हम उसी को खरीदना पड़ेगा, इससे दुकानदार को पास ऑप्शन हो जाता है, उसका प्राइस हाई कर देगा, जिसके कारण सारे के सारे जो आपको प्रतिस्पर्धा करने का जो होता है, प्रतिस्पर्धा, वो कस्टमर के पास आ जाता है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण उनके पास इतने ऑप्शन है जिसके कारण रेट जो है क्या होता है, उनको भी चीप रखना पड़ता है, सस्ता रखना पड़ता है। क्यों? यदि प्रतिस्पर्धा आ जाएगी बाजार में तो उसमें क्वालिटी में क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश की कंपनी का सामान यदि हम खरीदने जाते हैं, हम तुरंत देखते हैं अरे ये सस्ता भी देता है और इसकी गुणवत्ता भी क्या है, बेहतर से बेहतर है। इसीलिए वैश्वीकरण के कारण यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव में ये बात कह सकते हो कि वैश्वीकरण के कारण जो है क्या हुआ, मार्केट में लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। एक सामान खरीदने के लिए 10 कंपनी, 1000 कंपनी उसके पास है। प्राइस पे हम देखते हैं कि किसका प्राइस कितना कम है और क्वालिटी भी अच्छा है, तो उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कंपनी के पास भी पहले जैसे ऑप्शन नहीं है। कंपनी भी सोचती है कि अब हम जो है सो यदि गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा सामान मार्केट में नहीं बिकेगा। वो भी क्या करता है, धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता में परिवर्तन करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं वैश्वीकरण के कारण लोगों को बेहतर से बेहतर जिंदगी जीने का ऑप्शन आ गया। लोगों के पास गुणवत्ता वाले सामान का ऑप्शन आ गया। कंपनी के पास नहीं है, कंपनी के पास प्रतिस्पर्धा है, इसलिए उसको गुणवत्ता में सुधार करने होंगे और अपने प्राइस भी डाउन करने पड़ेंगे। अन्य कंपनी के जैसे चल रहा है उस हिसाब से उसको भी उसी प्राइस में मार्केट में सामान बेचने पड़ेंगे। पहले वाले ऑप्शन खत्म हो चुका है अब कि जितना प्राइस रखना हो रखो, लोगों के पास ऑप्शन है, खरीदना ही होगा। अब वैश्वीकरण के दौर में ये सब सारे के सारे खत्म हो गए। उसके बाद वैश्वीकरण क्या है मैं आपको बता चुका हूं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण को कौन संभव बनाए? आखिर ये वैश्वीकरण तब से बोलता जा रहा हूं मैं, आखिर इसको संभव बनाया कौन? इसको संभव बनाया कौन सा? विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये सारे के सारे क्या किया, वैश्वीकरण को संभव बना दिया। आज हम यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन फोन करके कहते हैं कि भाई ये क्वालिटी की वस्तु हमें चाहिए, और वहाँ से तुरंत जो है सो क्या होता है, यहाँ सामान बिक जाता है। पहले वाली ज़माना गया, जो कबूतर के जो कंठ में क्या करते थे, वो पत्ते, वो जो है सो एक लेटर बांध देते थे और वो वहाँ जाके, वो फिल्मी स्टाइल थी। अब क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, जिसके कारण फ़ोन से, इंटरनेट से, फैक्स से हम क्या करते हैं, तुरंत उस देश से बात करते, उस हिसाब से हमारे पास जो है सो सारे के सारे जो गुड्स होते हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के गुड्स होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। ये मेन जो संभव बनाने, वैश्वीकरण को संभव बनाने में है क्या, प्रौद्योगिकी का योगदान प्रमुख है। प्रौद्योगिकी का मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी का ये योगदान सबसे ज़्यादा है। इसमें आप जो है सो मोबाइल ले सकते हो, आप इंटरनेट, फैक्स, ये सब सारे के सारे वैश्वीकरण को क्या किया, संभव बनाया, जिसके कारण आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं सामान खरीदने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सुख सुविधा प्राप्त अब करने लगे हैं वैश्वीकरण के कारण। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण का मतलब है कि सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा माल के आवाजाही पे क्या होता है, प्रतिबंध यदि हट जाए, उसे कहते हैं उदारीकरण। और उदारीकरण वैश्वीकरण के दौर में प्रमुख रोल अदा किया है। उदारीकरण के कारण पूरे विश्व एक दूसरे से व्यापार कर रहा है, उसे टैक्स भी नहीं लग रहा है। जो नियम कानून जो सरकार की थी कि हमारे देश में आके कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है, जो प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध को हटा देना ही क्या था, उदारीकरण था। और वैश्वीकरण को संभव बनाने में उदारीकरण का प्रमुख योगदान रहा है।
अब उदारीकरण आप समझ गए होंगे। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? पूरे विश्व के व्यापार को चलाने का जो है सो क्या किया हुआ है, अपने ऊपर भार लिए हुआ है कि कोई भी देश किसी भी देश से यदि व्यापार करेगा उसके लिए नियमन कौन लागू करेगा? WTO करेगा। और WTO कहता है कि यदि आप वैश्वीकरण रखेंगे तो आपका विकास 100% संभव है। जो आप प्रतिबंध लगाते हैं, व्यापार नहीं कर सकता है कोई देश किसी देश में जाके, वो जो है सो कभी भी देश विकास नहीं कर सकता। इसीलिए WTO कहता है कि आप उदारीकरण अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिबंध है वो व्यापार के रास्ते से हटा दीजिए, जिसके कारण आज के डेट में पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा है वो कौन करवाता है? उसके लिए नियम कानून कौन लागू करवाता है? WTO लागू करवाता है। यदि आपको विश्व व्यापार संगठन पे यदि आपको नोट्स लिखने के लिए कहे तो आप कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के द्वारा स्थापित एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व के व्यापार को क्या करता है? वो जो है सो देख रेख करता है कि कौन सा देश किस देश में जाके व्यापार करेगा। उसका एक ही पहलू है उदारीकरण लाना व्यापार में। उदारीकरण का मतलब ही आपको पहले भी बता चुके हैं कि उदारीकरण का मतलब है सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिबंध लगाया गया है उत्पादन पे, व्यापार पे, वो प्रतिबंध को हटा देना उदारीकरण कहलाता है। तो विश्व व्यापार संगठन आप समझ गए। उसके बाद भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव आप समझ सकते हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों आप कह सकते हैं। भारत में जो लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गया है कि हम क्या खरीदें। पहले क्या था? ऑप्शन नहीं था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुई थी? स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे पहले जो है सो उदारीकरण नहीं अपनाया था, उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ हो। किस कारण से? जो आपको कुटीर उद्योग है, जैसे आपका जो है सो बुनकर है, लोहार है, इस सब का जो उद्योग है ठप ना हो पाए। यदि वैश्वीकरण हो जाए, उदारीकरण यदि हट जाए, उदारीकरण यदि आ जाएगा तो क्या होगा? हमारे देश की जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा, हम प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन 1991 में 1991 में भारत उदारीकरण अपनाया और उसके बाद क्या हुआ? भारत जैसे देश में एक पर एक कंपनी स्थापित हुई। जैसे आपको नाम एक दिए हैं, अमेरिका की जो कंपनी थी फोर्ड, जो चेन्नई में स्थापित हुआ, वो मोटर बनाती थी और एक पर एक कंपनी जो है सो आपको उसके बाद स्थापित हुआ। और फोर्ड कंपनी भी बहुत सारे पैसे निवेश किए और उसके बाद यहीं से सारे के सारे पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा, यहीं से जो है सो व्यापार कर रहा था। इस प्रकार भारत के लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। बस मोटर्स में ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में वैश्वीकरण के कारण लोगों के बीच में ऑप्शन आ गया कि मैं जो खरीद सकता हूँ अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाला सामान कम रेट में खरीद सकता हूँ। ये सब सारे के सारे जो है सो आपके पास ऑप्शन जो है सो अभी मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव भी हुआ। नेगेटिव क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? यहाँ के जो कुटीर उद्योग था वो बंद हो गया। मतलब छोटे जो मोटे उद्योग जो थे, जैसे बुनकर के, लोहार के, छोटे मोटे उद्योग जो घरेलू उद्योग धंधा था, वो सारे के सारे बंद हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनका सामान, पहले क्या था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन था, उन्हीं का बुना हुआ सामान खरीदना, लोहार का सामान खरीदना, छोटे मोटे उद्योग जो थे उसका सामान खरीदना। लेकिन वैश्वीकरण 1991 में जब उदारीकरण अपनाया गया तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत बढ़ गए। अब कम रेट में क्या हुआ? उनको अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाला सामान मिलने लगा, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो छोटे स्तर की थी वो मिट्टी में मिलने लगा।
और वो जो है सो ख़त्म होने लगा। वैश्वीकरण के कारण जो क्या हुआ, हम अब जो है सो क्या करते हैं, वैश्वीकरण के कारण अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक पर एक जो है सो बीज, कीटनाशक दवाएं विदेश से हम क्या करते हैं, आयात कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं। तो उत्पादन तो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन बीमारी बहुत सारे होते जा रहे हैं। मतलब जब केमिकल का यूज हम मिट्टी में करेंगे तो 100% जो भी फल होगा उसमें भी केमिकल जरूर होगा उसमें, जिसके कारण लोग ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। तो वैश्वीकरण का प्रभाव मेरिट और डिमेरिट दोनों क्षेत्र में होता है। दूसरी बात, यहाँ पे बढ़ती प्रतियोगिता, यहाँ पे वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, प्रतियोगिता में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। पहले लोग के पास ऑप्शन नहीं था, हम खरीदेंगे टाटा टी ही खरीदेंगे, टाटा नमक ही खरीदेंगे, लेकिन आज के डेट में वैश्वीकरण के कारण एक पर एक विदेशी कंपनी का भी जो है सो नमक आ चुका है, चाय पत्ती आ चुका है, फिर गाड़ी घोड़ा आ चुका है। हमारे पास बहुत सारे जो है सो क्या ऑप्शन मिल गए हैं कस्टमर के पास, जिसके कारण जो कंपनी के निर्माता हैं उनके पास प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि हम अपनी गुणवत्ता में कैसे सुधार करें। इससे फायदा लोगों को ज़्यादा हुआ है, खास करके जो धनी मानी बढ़ गए उनको ज़्यादा जो है सो क्या हुआ, फायदा हुआ। वो आप कम रेट में क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे जो है सो एयर कंडीशनर जो है सो सारे के सारे खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और जो मध्यम वर्गीय है उनके लिए भी अच्छा है, ऑप्शन तो कम से कम आ गया कि हम ये खरीदें। अब हम एक बाइक ही खरीदने जाते हैं तो हमारे पास हजारों ऑप्शन है। ये किस लिए संभव है, वैश्वीकरण के कारण संभव है। तो कंपनी के पास क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। अनिश्चित रोजगार का मतलब ये हो गया है कि जैसे आपको बुनकर था, जैसे लोहार था, जो शिक्षित वर्ग नहीं, अब उनका स्थान खत्म हो गया, वो बेरोजगार हो गए, उनको काम नहीं मिल पाएगा। क्यों, जो कंपनी आएगी उसके लिए क्या चाहिए, शिक्षित वर्ग के लोग चाहिए। तो एक रोजगार की थोड़ा बहुत समस्या उत्पन्न हो गया। उसके बाद न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब न्याय संगत क्या होता है, न्याय संगत का मतलब है अब सरकार को चाहिए कि ये सब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनके लिए ऐसे नियम कानून बनाए जो कम से कम वैश्वीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा कर सके। खास करके जैसे श्रमिक वर्ग हैं, जैसे किसान वर्ग हैं, वो लोग प्रतिस्पर्धा कर नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा नियम कानून बनाए। खास करके जैसे उदारीकरण है, थोड़ा उदारीकरण हटा दिया जाए। जब ये आपको उदारीकरण हटते ही क्या हो गया, वैश्वीकरण की दौड़ जो आ रही है, जो विदेशी कंपनी सब आ रही है, उसमें रुकावट आ जाएगा। और रुकावट आते ही इन लोगों को बढ़ने का ऊपर मौका मिल जाएगा, जिसके कारण जो श्रमिक वर्ग हैं, जो किसान वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, वो जो अपना उत्पादन करेंगे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसे खरीदना पड़ेगा। जब फिर वो प्रतिस्पर्धा करने लायक हो जाए तो फिर उन्हें जो है सो क्या किया जाए, उदारीकरण ला दिया जाए, और फिर सारे देश जो है सो क्या करेंगे, व्यापार करना एक दूसरे से चालू हो जाएंगे। तो न्याय संगत मतलब ही हो गया कि सरकार को इन लोगों को देखना पड़ेगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मैं एनसीईआरटी का शुरू से लेके अंत तक सारे के सारे टॉपिक जो भी था वो मैं आपको डिफाइन किया हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स का, इससे पहले मैं मुद्रा और स्फीति जो चैप्टर था, मुद्रा और साख थर्ड चैप्टर था, वो ला चुका हूँ। अभी मैं वैश्वीकरण लाया हूँ। इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री, इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारा गारंटी है कि आप यदि एक बार दो बार यदि ये सुन लेंगे तो आप लिखने लायक जरूर हो जाएंगे, चाहे कहीं से क्वेश्चन आवे। क्योंकि मैं ये जो भी लिखा हूँ ये एनसीईआरटी का है, आप मिला लेना। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट है, उसको मैं डिफाइन किया हूँ। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप लिखने लायक हो जाओगे जरूर। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको डिफाइन करूंगा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सारे के सारे मैं एक एक करके आपको जो है एग्जाम से पहले सारे वीडियो ला दूंगा। चलिए अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।